वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में नाज़रीन, दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। बात हो रही है आज ऐसी बीमारी की जो कि हमारे यहाँ वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ अमूमन लोगों को होती है। बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी होती है। पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास कॉलर थी शगुफ्ता साहिबा और मिसेस खदीजा। उन दोनों के सवालात का जवाब भी देंगे और जवाब देने के लिए और इस प्रोग्राम में पार्किंसन डिजीज़ पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी डॉक्टर शौकत साहब। डॉक्टर साहब, शगुफ्ता साहिबा का पहले सवाल था और उनके अलावा उनका जो उनको घबराहट होने लगती थी और बोझ हो। अच्छा, हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि उनको बेसिकली तो एंग्जाइटी है, ये 50 ईयर्स की एज में, और साथ में मास यानी छुपी हुई एक डिप्रेशन का एलिमेंट भी होता है। तो अगर ये प्रॉपर वो उसका ट्रीटमेंट बाकायदगी से लेंगी और साथ साथ इनको वॉक वगैरह भी करनी चाहिए, तो ये जो सडनली उनको एक खौफ सा पैदा हो जाता है ना, और जिसमें इनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो ये एक एंग्जाइटी की अलामत है। दवाएं लोग लेते हैं लेकिन दवाओं में जो है एक ब्रेक आ जाता है, हाँ, वो रेगुलर, चूँकि ये जो एंटी डिप्रेसेंट है इनका एक रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कम से कम 3 से 6 महीने तक लें। एग्जैक्टली यहाँ पे एक चीज़ मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन किसी को, एक तो ये होता है कि स्ट्रेसेस की वजह से हो रहा है, और डिप्रेशन एक्चुअली जो है कि आपको कोई कुछ स्ट्रेस नहीं लेकिन आपको डिप्रेशन होने लगा है क्योंकि न्यूरोकेमिकल चेंज होता है दिमाग में। और इसके लिए अगर आपको जो दवाएं दी जा रही होती हैं ये आम दवाओं की बनिस्बत बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपने 3 से 6 महीने तक लेना है और उसके बाद भी अगर आपके सिम्टम कम हो रहे हैं तो उसको फ़ौरन नहीं छोड़ना होता, इसको स्लो इसको टेपर करते हैं हम डोज को, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता डोज टेपर करते करते इसको। तो इसलिए दवाओं में जो है आप ब्रेक मत लेके आइए। डॉक्टर साहब ये बताइए, मिसेस खदीजा का जो सवाल था कि हस्बैंड 70 साल के हैं जी हाँ, और उनको ये पिछले 5-6 साल से पार्किंसन की और बीमारी है। कि इन्होंने बहुत तारीख किया वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मतलब बिस्तर से भी नहीं उठ रहे। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे जिक्र किया था कि तकरीबन 50% लोगों में, पार्किंसन डिजीज़ वाले लोगों में डिप्रेशन का मरज़ हो जाता है, और इसको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप डिप्रेशन ठीक नहीं करेंगे तो वो उनकी बिल्कुल एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और उनको जो हम एंटी पार्किंसनिज़म दवाइयाँ दे रहे हैं वो भी असर नहीं करेंगी। तो इनको एक प्रॉपर उसकी एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत इसमें बहुत ज़रूरी होता है, और साथ साथ वॉक वगैरह भी। और इसमें मेरे ख़्याल में इनको सपोर्ट ग्रुप, जैसे हमारे यहाँ एक अरुण बशीर साहब ने बनाया हुआ है पार्किंसन डिजीज़, उसका हम भी हिस्सा हैं, वो प्रोग्राम भी करते रहते हैं जना अस्पताल में भी, आगा खान में भी, और वेरियस जगह पे वो सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं पार्किंसन सोसाइटी के हवाले से, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और जिसमें वो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, जिसमें 40-50 का ग्रुप होता है, फिर उनको वो मुख्तलिफ चीज़ें भी बताते हैं कि आपने सीटी बजानी है, आपने कैके लगाने हैं, तो उनका एक बड़ा अच्छा तरीका है। तो उससे इंसान को लगता है कि सिर्फ मैं इस मरज़ में मुब्तला नहीं हूँ, और भी लोग हैं, तो उससे थोड़ा सा सपोर्ट ग्रुप से और एक दूसरे के डिप्रेशन का शेयर भी कर रहे होते हैं, डिप्रेशन का एलिमेंट भी कम हो जाता है। तो उसके लिए जी। अब दूसरी चीज़ इनमें यह है कि ये बीमारी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है, यानी इलाज के बावजूद भी ये बढ़ती जाती है। हमारे पास अभी तक कोई ऐसी दवाई ईजाद नहीं हुई है कि हम इस बीमारी को रोक सकें। तो ये सब सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट होती है, और इसकी फिर डोजेज की एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है क्योंकि दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कि अगर हम कुछ ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं जिससे भी इनको हेलुसिनेशंस हो रही हैं या इनको कुछ और प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो दवाइयों की एडजस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो एक रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए ताकि वो देखते रहें कि डिप्रेशन का एलिमेंट है वो ठीक होना चाहिए। इन केस कोई और प्रॉब्लम साथ में हो रहे हैं, क्या आया ये पार्किंसनिज़म है या पार्किंसनिज़म प्लस है, तो आई थिंक एक तो डॉक्टर के साथ इनका होना, दोबारा कंसल्ट करना ज़रूरी है क्योंकि 5 साल में ये अमूमन ये लोग 10-15 साल तक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आजकल तो दवाइयाँ आ गई हैं और इनकी एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माशाल्लाह बहुत बढ़ गई है और बड़ा एक्टिव ये रोल अदा करते रहते हैं माशरे में। तो ये डिप्रेशन को अगर ठीक कर लें तो ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरी उनको ये है कि आप एक प्रॉपर किसी डॉक्टर को दिखाएं और उनको इनकरेज करें कि उनको लेके जाएं घर से बाहर। डॉक्टर साहब, मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा आपसे क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है। एक तो ये कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, डायग्नोसिस हुई, दवा दी। दूसरा ये कि फैमिली फिजिशियन, जो फैमिली मेडिसिन के जो लोग फैमिली फिजिशियंस हैं, उसमें इनका क्या रोल है कि मतलब क्योंकि अब न्यूरोलॉजिस्ट हमारी बहुत कम है, एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3-3, 4-4 महीने अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के लग जाते हैं, तो उसकी हमेशा सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट के साथ ही कंट्रोल एक ताल्लुक़ रखें या फैमिली फिजिशियन के साथ भी? जो अच्छे फैमिली फिजिशियन, जैसे हम खुद कोर्सेज करवाते रहते हैं, CME कराते रहते हैं, तो जो कोई अच्छा फैमिली फिजिशियन हो तो उसको भी अंदाज़ा होता है,
तो अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो उससे अपने फैमिली फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं, जैसे ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती रहती है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, पेन्स के मसले हैं, तो वो आपका एक दफ़ा डायग्नोसिस हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट ने देख लिया, उसने एक गाइडलाइंस दे दी हैं, और फैमिली फिजिशियन अगर अच्छा है तो उसमें बड़ी अच्छी समझ बूझ होती है, तो वो इनको गाइड कर सकता है। वो डिप्रेशन का भी बता सकते हैं कि इसको डिप्रेशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, ठीक है, साल में एक दफ़ा न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं और फिर अपने फैमिली फिजिशियन से एक क्लोज कनेक्शन होना ज़रूरी है। और अच्छे फैमिली फिजिशियन, अब कराची में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उनको इस बीमारी के बारे में भी पता होता है, और वो आपको जो डे टू डे आपके प्रॉब्लम है उसको वो आपको सॉल्व कर सकते हैं। एक और आखिरी सवाल बस, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं इसमें तो मरीज़ तो सफ़र कर ही रहा होता है, तकलीफ़ भी होती है, उसका डिप्रेशन भी, लेकिन जो केयर टेकर होते हैं, घर वाले स्पेशली जो उसका लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, उनमें भी एक एलिमेंट आ जाता है कि वो बेजारी, एक डिप्रेशन, उन केयर टेकर को आप क्या कहेंगे? अब जैसे कि ये है मिसेस खदीजा अकेली हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बड़े स्टबर्न हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, बात मानते नहीं हैं। अब जैसे इन्हीं के साथ ही हो रहा है कि वो सारा दिन घर में लेटे हुए हैं, किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो नेचुरली केयर गिवर तो बहुत परेशान हो जाएगा। तो अब इसमें हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली सपोर्ट ग्रुप, जैसे फैमिली के अंदर ही अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो उसमें वो लोगों को मदद मिल जाती है, अकेली हैं बच्चे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे यहाँ भी अब चूँकि हर एक का कैरियर का मसला होता है, वो लोग बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए ख्याल करने के लिए बड़े मसाइल हो जाते हैं। अब ज़ाहिर है वो लेडी हैं, वो कितना ख्याल कर सकेंगी। बिल्कुल। तो ये एक अब माशरे में एक नया प्रॉब्लम आएगा जब लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के तो बाहर चले जाते हैं और घर में वो रह जाते हैं। अब इसमें कोई सपोर्ट ग्रुप बनेंगे, जैसे हमारे यहाँ अब लोग बना रहे हैं, क्योंकि रहना तो सब नहीं है इधर इस दुनिया में, बूढ़ों ने भी रहना है। अब एक बड़ा मसला है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आए, और इंशाल्लाह ताला अगला प्रोग्राम हम करेंगे हेडेक पे, और आपसे टाइम लेके हम इंशाल्लाह इसको अनाउंस भी करेंगे। बहुत शुक्रिया दोबारा आने का। नाजरीन, एक बात ये मैं कहना चाहूँगा, इस वक्त पार्किंसन से हट के माँ बाप अपनी सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए मतलब सर्व कर देते हैं, बिल्कुल कुर्बानी देते हैं, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क के कुछ हालात भी ऐसे हो गए हैं, और एक ट्रेंड भी बन गया है कि औलादें आजकल, जैसे कि आप कुछ इलाके तो कराची में ऐसे हैं, आप डिफेंस क्लिफ्टन में जाएं तो हर दूसरे घर में आपको माँ बाप बूढ़े मिलेंगे और औलादें सबकी बाहर होंगी। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और तो मेरा उन लोगों से ताल्लुक़ रहता है, और तो मैं सिर्फ एक बात ही तमाम लोगों से कहूँगा, बाहर बैठ के आप वहाँ पे उनके लिए डॉलर तो भेज सकते हैं, यूरो भेज सकते हैं, पाउंड्स भेज सकते हैं, लेकिन इस वक्त इस एज में माँ बाप को आपके डॉलरों से ज़्यादा आपकी मोहब्बत की, आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस की, आपकी मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। हम कितनी भी बातें कर लें केयर गिवर के लिए, एक अगर एक बीवी है जो कि ख़ुद अपने मियाँ की केयर कर रही है, लेकिन वो कब तक करेगी? मैं तमाम लोगों से ये कहूँगा कि ये बाहर करियर बनाने के लिए ज़रूर जाएँ, लेकिन एटलीस्ट उन माँ बाप का ज़रूर सोचें जिन्होंने अपने बचपन, अपनी ज़िंदगी आपके बचपन पे क़ुर्बान की थी, आपकी पूरी जवानी पे क़ुर्बान कर दी थी। अब उनको अगर आपकी ज़रूरत है तो अब आपको भी क़ुर्बानी ज़रूर देनी होगी। करियर ज़रूर बने, करियर बनाने के बाद पाकिस्तान में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एनीवेज़ वैसे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, ताकि लोग जो हैं दुनिया में किसी को कहीं ज़्यादा जाने की लंबे अरसे के लिए ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरा ये है कि इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फ़ीडबैक या सजेशन हो, क्योंकि हम भी सीखने के अमल से हैं गुज़र रहे हैं, हम गलतियाँ भी कर सकते हैं, और आपके जो डिमांड्स होती हैं उसको देख के हम टॉपिक भी सेलेक्ट कर रहे होते हैं। हर तरह के फ़ीडबैक आपको अच्छा लगे बता दीजिए, लेकिन बुरा लगे, कोई चीज़ आपको लगती है कि इसमें एडिशन करनी चाहिए, वो भी हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं, ये आप सबका शो है। दूसरी बात यह है कि उसके लिए है आप cliniconline@health-tv.tv पे ईमेल कर सकते हैं, या फेसबुक पे क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे जाके आप अपने सवालात, अपनी राय भी हमें बता सकते हैं। मंडे और ट्यूसडे को मैं एक्चुअली इस हफ़्ते लाहौर भी गया था, और लाहौर में डेंगू स्पेशल के हवाले से मैंने वहाँ मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में गया। लाहौर के जो वज़ीर आला हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी मुलाकात हुई इस हवाले से, वहाँ के पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ, उनसे भी बात हुई, पेशेंट से भी बात हुई, डॉक्टर से भी बात हुई, जनरल पब्लिक से भी बात हुई। डेंगू नो डाउट इस वक्त लाहौर में एक बहुत बड़ा मसला है। मैं जब तक गया नहीं था मुझे इस बात का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मैं गया हूँ तो वाकई बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, रश लगा हुआ है।
ठीक है वहाँ पे मोर्टेलिटी कम है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि खौफ और हरास है। लेकिन ये कि प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, मंडे और ट्यूसडे को वो आएगा डेंगू के हवाले से, और अपनी राय से ज़रूर मुतला कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब दोबारा मिलेंगे, तब तक की अल्लाह हाफ़िज़।